नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल फोकाई ऑफ जोन प्लेट। अब जो जोन प्लेट है, हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है, हमारे पास एक फोकस होता है, ठीक है, एक फोकल पॉइंट होता है। लेकिन जब हम जोन प्लेट की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जोन प्लेट के अंदर देर आर मल्टीपल फोकाई, मोर देन वन फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब जब हमने कैलकुलेशन जब हमने की थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि r1² / 2 इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आया था 1/a + 1/b इज इक्वल टू n λ/2। ये एक्सप्रेशन जो है दैट कैन बी रिटन एज 1/a + 1/b इज इक्वल टू n λ/n²। लेंस फॉर्मूला याद होगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/f, वेयर a एंड b आर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेज फ्रॉम लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जब मैं इन दोनों फॉर्मूले को मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो मैंने देखा कि 1/f कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू n λ/rn², ठीक है। यहाँ से f की वैल्यू आ गई rn² n λ के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास f की ये वैल्यू आ गई एंड दिस f इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट। तो ये प्रिंसिपल फोकल लेंथ आ गई आपके जोन प्लेट की। दस द जोन प्लेट, यहाँ पर क्योंकि प्रिंसिपल फोकल लेंथ हम देख रहे हैं कि दोनों सिमिलर फॉर्मूले हैं, तो मैं जोन प्लेट को कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। तो जोन प्लेट जो है दैट एक्ट्स एज कॉन्वर्जेंट लेंस या कॉन्वेक्स लेंस विच हैज़ मल्टीपल फोकाई, एक से ज़्यादा इसके पास हैं फोकस हैं। तो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक ही अगर लैम्डा को मैं वेरी नहीं कर रही हूँ, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड rn, यानी कि n और rn वेरी करते रहेंगे। एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ है लैम्डा और उसके लिए मुझे मल्टीपल फोकाई मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए, सारी कहानी को प्रूव करने के लिए हम मान के चलते हैं कि लेट द पॉइंट सोर्स इज एट इनफाइनाइट, यानी कि जो ए है, जो आपका पॉइंट सोर्स है दैट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हो गया कि ए जो है वो इन्फिनिटी पे है। एरिया ऑफ ईच जोन हमें मालूम है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू πb लैम्डा। अगर ए इनफाइनाइट हो गया, मैं यहाँ पर पुट कर लेती हूँ, अगर ये ए इनफाइनाइट हो गया तो 1/b इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, तो 1/b इज इक्वल टू n λ/rn²। तो b की वैल्यू आ गई rn² n लैम्डा। तो यहाँ से मेरे पास b की ये वैल्यू आ जाती है। अब ये सारी कहानी होने के बाद हम मान के चलते हैं हमारे पास एक पॉइंट है P जो कि जोन प्लेट के एक्सिस पर है और उस एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है वो B है, ठीक है। मैंने एक और पॉइंट ऐसा मान लिया P3 जो आपके इस जो सेंटर है, इस सेंटर से b/3 डिस्टेंस के ऊपर है। अब मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया है, एक पॉइंट कंसिडर किया है P3 जो कि आपका एक्सिस के ऊपर ही है, जोन प्लेट के एक्सिस के ऊपर है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है जोन प्लेट से वो है b/3। अब ये डिस्टेंस हो गया b/3, तो जो एरिया है ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन विद रिस्पेक्ट टू P3 कितना होना चाहिए, 1/3 πb लैम्डा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि जितने भी जोन्स हैं जोन प्लेट के ऊपर, अगर यहाँ पर हम बात करें, ये b/3 हो गया है। जो P के कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन होगा, अब वो जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन होगा वो P3 के लिए 3 हाफ पीरियड जोन्स के बराबर का काम करेगा, क्योंकि आपके पास एरिया कितना आ गया 1/3 πb लैम्डा। यहाँ पर सिंपल है, जो टोटल एरिया है एक हाफ पीरियड जोन का वो था πb लैम्डा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एरिया है दैट इज 1/3 πb लैम्डा, यानी कि 1/3 हो गया एरिया। तो जो वो टोटल हाफ पीरियड जोन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया और उन तीनों जोन, वो तीनों जो हिस्से हैं वो क्या करेंगे, इसके लिए नए हाफ पीरियड जोन्स बन जाएंगे। तो अब मेरे पास जो एक हाफ पीरियड जोन था कॉरस्पॉन्डिंग टू P दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 हाफ पीरियड जोन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू P3, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है मुझे P3 के ऊपर। तो P3 के ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैं यहाँ पर m1 m2 m3 मान रही हूँ। दीज आर द एम्पलीट्यूड्स। ये एम्पलीट्यूड है डिस्टर्बेंस के। जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन था, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से जो की वजह से जो P के ऊपर रिजल्टेंट जो आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा था, हमने वो माना था A1। अब वो जो A1 है वो P के ऊपर एम्पलीट्यूड था। अब मैं मान रही हूँ m1 m2 m3 वो जो नए हाफ पीरियड जोन्स बने हैं, एक हाफ पीरियड जोन जो P के कॉरस्पॉन्डिंग था वो अब जो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ गया, तो उन तीनों हिस्सों से जो नए डिस्टर्बेंस आ रही है उन डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड जो है दैट इज आई एम कंसिडरिंग m1 m2 m3 m4 m5 एंड सो ऑन। इस तरह से मैं इसे कंसिडर कर रही हूँ।
ठीक है। तो मेरे पास M1 अब अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, जो P के लिए फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है और जो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, अब उसके लिए जो रिजल्ट, जो यहाँ पर मैं A1 लिखना चाह रही थी, उसकी जगह पर मैंने लिखा M1 माइनस M2 प्लस M3, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग आपका फेज डिफरेंस तो रहेगा ही, तो इसीलिए M1 माइनस M2 प्लस M3 आ गया। ये आ गया पहले हाफ पीरियड जोन की वजह से एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, तो मेरा जो सेकंड जो जोन है वो क्या है, ब्लैकन है, इसीलिए उसकी वजह से 0। थर्ड के लिए मेरे पास आ गया M7 माइनस M8, क्योंकि M3 है तो M4 5 6 हो गए वैनिश, क्योंकि मैंने उसे ब्लैकन कर दिया। M7 M8 M9 इनकी वैल्यूज़ आ गई। फिर अगेन 10 11 और 12 फिर वैनिश हो गए। उसके बाद 13 14 15 एंड सो ऑन। तो मैं जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है एट P3 वो उसको इस तरह से लिखूंगी। ठीक है। अब अगेन हमें मालूम है कि ये क्या हो रहा है, जो भी है ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगेन ये क्या बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है M2 कैन बी रिटन एज M1 प्लस M3/2, M8 कैन बी रिटन एज M7 प्लस M9/2, M14 कैन बी रिटन एज M13 प्लस M15/2 एंड सो। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी। M1 कैन बी रिटन एज M1/2 प्लस M1/2, M2 की जगह मैंने पुट कर दिया M1/2 और M3/2 एंड सो ऑन। यहाँ से देखिए M1/2 से M1/2 कैंसिल हो गया, M3 से M3 कैंसिल हो गया, ये अगले से कैंसिल हो जाएगा। इस सारी चीज़ को जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगी, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो इस तरह से आएगी 1/2 M1 प्लस M3 प्लस M7 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे, और आपको मालूम है M1 M2 M3 एटसेट्रा आर रफली 1/3 ऑफ A1 A2 A3, क्योंकि एक जो जोन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्पलीट्यूड्स हैं जो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड्स ऐड होने का मतलब है कि P3 के ऊपर क्या होना चाहिए, ब्राइटनेस होना चाहिए। अगर P3 के ऊपर ब्राइटनेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट वहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। लाइट कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ द सेकेंड फोकल पॉइंट, और इसका जो डिस्टेंस है O से, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड फोकल लेंथ, एंड इट इज गिवन बाय F2 इज इक्वल्स टू RN² अपॉन 3n लैम्डा। क्लियर है ये बात? ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P3 इज लेस देन P। ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, P3 पर जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो P से कम होगा, लेकिन कुछ होगा, ब्राइटनेस होगा, इसीलिए इसकी जो इंटेंसिटी है वो P से कम होगी। ठीक है। ये आ गया मेरे पास जो फर्स्ट फोकल पॉइंट आया था P, सेकेंड फोकल पॉइंट आ गया P3 के ऊपर। इसी तरह से अदर फोकाई अकर ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस B/5 B/7 एक्सेट्रा फ्रॉम द जोन प्लेट, बट द इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव फोकाई डिक्रीजेस ग्रेजुअली, क्योंकि जो एडिशन होगा वो जब एम्पलीट्यूड ऐड होंगे तो हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने यहाँ पर देखा कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है उन पॉइंट्स के लिए, जिन पॉइंट्स के लिए जो सेंट्रल एक्सपोज्ड एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ऑड है। यानी कि अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जो सिंगल जोन्स हैं वो ऑड नंबर में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। इसका मतलब 2P-1 नंबर्स में अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो हमें जो इंटेंसिटी मिल रही है वो मैक्सिमम मिल रही है। लेकिन अगर वो इवन होते, यानी कि अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन 2 में डिवाइड होता, यानी कि मैंने जो पॉइंट लिया वो B/2 पे लिया होता और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता, तो उस केस में क्या होगा कि जो इवन नंबर्स हैं उनकी वजह से आपके पास, हमने देखा कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो पेयर्स में कैंसिल हो जाएंगे, एंड दैट प्रोड्यूसेस जीरो इल्यूमिनेशन। तो अब इसी चीज़ को जनरलाइज करते हुए हम लिखेंगे कि FP जो है दैट इज इक्वल्स टू RN² अपॉन 2P-1 इंटू n लैम्डा, वेयर P कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। ये F1 इज इक्वल्स टू RN² बाय n लैम्डा हो गया, एंड दिस इज फर्स्ट फोकल लेंथ। इसी तरह से ये सेकेंड फोकल लेंथ, इसी तरह से ये थर्ड फोकल लेंथ एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम P की वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे फोकाई आ रहे हैं। दस वी सी दैट अ जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोकाई।